डियर टीचर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे पाठ योजना के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर एक फॉर्मेट दिख रहा है। यह फॉर्मेट है एक बेहतरीन पाठ योजना बनाने के लिए। अभी मैं स्क्रीन पर नहीं आ रहा हूं, इसलिए ताकि आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से विजिबल हो और आप इस फॉर्मेट को अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि जब भी आप लाइफ में प्रैक्टिकली कहीं टीचिंग जॉब के लिए जाएं तो आप प्रॉपर पाठ योजना बना कर प्रॉपर टीचिंग दे पाए। और साथ साथ अगर आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स में आपको पाठ योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। असाइनमेंट के रूप में या फिर प्रैक्टिकल फाइल के रूप में आपको कुछ पाठ योजनाएं बनाकर जमा करनी होती है, जिसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि उस निर्धारित अंकों में से आपको कम से कम 90 to 95% मार्क्स जरूर मिले। इसलिए आप ये फॉर्मेट फटाफट बिल्कुल करेक्टली स्क्रीन से देख करके अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो आप नोट करते रहें और मैं इसकी जानकारी आपको बताते जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। पहला सवाल ये उठता है कि आखिर पाठ योजना है क्या? व्हाट इज लेसन प्लान? देखिए, किसी भी विषय के किसी भी पाठ को एक पीरियड में, एक घंटे में जाकर के क्लासरूम में पढ़ाने के लिए हम पहले से एक साइंटिफिक प्लानिंग करते हैं। पूरे वैज्ञानिक तरीके से हम एक योजना बनाते हैं कि इस योजना के तहत हम इस पाठ को पढ़ाएंगे तो हमारी जो टीचिंग होगी वो बेहतर से भी बेहतरीन होगी। और ये हम कब करते हैं? जैसे आप अपने विद्यार्थियों को एक होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं कि घर से बना करके लेकर के आना है, उसी तरह से यह भी आपके लिए एक गृह कार्य होता है, होमवर्क होता है। यानी कि कल के क्लास में मुझे किसी पीरियड में किसी सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसकी हम आज अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं और उसी योजना के तहत, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कल की क्लास में जाकर के अपना टीचिंग परफॉर्मेंस देते हैं, जो कि बेटर देन द बेस्ट होता है और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो उसी योजना को हम लोग पाठ योजना कहते हैं। यह तो आपको बात समझ में आ गई कि पाठ योजना होता क्या है। अब आपको समझना होगा कि पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, किस मकसद से हम पाठ योजना बनाते हैं। तो बस सीधी सी भाषा में और कम से कम शब्दों में अब ये कह सकते हैं कि पाठ योजना हम इस तरह से इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो कल किसी क्लास में, किसी विषय के, किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक को जो पढ़ाने जा रहे हैं, वहां पर क्लासरूम के अंदर जो भी एक टाइम पीरियड अलाउड है, उस टाइम पीरियड में हमारी जो टीचिंग हो वो बेटर देन द बेस्ट हो। हम अपने विद्यार्थियों को हर मायने में, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से पूर्णतः संतुष्ट कर सकें और हमारे बच्चों को हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल तरीके से समझ में आ जाए। हमारी पढ़ाई गई बातें सभी विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में खूब अच्छी तरह से हमेशा के लिए बैठ जाए। इसलिए हम पाठ योजना बनाते हैं। ये पाठ योजना बनाने का उद्देश्य हुआ। आप पाठ योजना बनाते हम कैसे हैं? तो पाठ योजना बनाने के लिए ही यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर यह फॉर्मेट पड़ा हुआ है। तो अब मैं भी स्क्रीन के सामने आता हूं और आपको पाठ योजना के एक एक स्टेप को बखूबी समझाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने जिस किसी भी नोटबुक में या जिस किसी भी फाइल में या जिस किसी भी पेपर पर पाठ योजना बना रहे हैं, उस पे सबसे ऊपर हम अपनी एक हेडलाइन डालेंगे, वो है पाठ योजना। क्या है? पाठ योजना। अब आप चाहें तो इसके साथ साथ अपने पाठ योजना की गिनती भी डाल सकते हैं।
अगर ये आपकी पहली पाठ योजना है तो यहां पर आप पाठ योजना 1 यहां पर 1 आप लिख सकते हैं। अगर आपकी ये दूसरी पाठ योजना है तो यहां पर पाठ योजना 2, पाठ योजना 3, पाठ योजना 4, पाठ योजना 5 और इसी तरीके से आप जो भी पाठ योजना है उसकी गिनती, उसकी संख्या आप यहां पर लिख सकते हैं। ओके, अब ये तो आपकी हेडलाइन हो गई। अब उसके नीचे आइए, आप सबसे पहले यानी कि कक्षा का यहां पर हमारा सेंस है क्लास, स्टैंडर्ड। आप किस स्टैंडर्ड में, किस क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसके सामने आप यहां पर कक्षा लिखिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से जिस किसी भी आप कक्षा में पढ़ाने के लिए वो कक्षा लिखिए। देन वर्ग, यहां पर वर्ग लिखने का सेंस है ये दूसरी तरफ सेक्शन। बहुत सारे स्कूलों में किसी किसी क्लास के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सो ऑन। तो अगर आपके विद्यालय में भी सेक्शंस डिवाइडेड हैं तो यहाँ पर क्लास लीजिए और क्लास के सामने यहाँ पर सेक्शन लिखिए कि आप किस सेक्शन में पढ़ाने जाएंगे। कालांश, इसका कहने का सेंस है घंटे, कि आप कौन सी घंटे में, किस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में या सेकंड पीरियड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ या सेवंथ या एट्थ पीरियड। ज्यादातर स्कूलों में नॉर्मली 8 पीरियड्स तक के स्कूल होते हैं, तो उनमें से आप किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं वो पीरियड आपको यहां पर लिखना है। देन आप किस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, यहां पर उस विषय का नाम लिखना है। हिंदी, गणित या पर्यावरण अध्ययन, जो भी। अगर आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं तो ये सारा का सारा फॉर्मेट इंग्लिश में तैयार होगा। हर वर्ड के बदले आप इंग्लिश में क्या वर्ड लिख सकते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले इसको आप समझ लें कि मानिए आपको हिंदी में या गणित में या पर्यावरण अध्ययन में या फिर विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में, ऐसे किसी विषय में जो कि हिंदी माध्यम से है उसमें आपको पाठ्य योजना बनानी है तो ये सारे फॉर्मेटिंग हिंदी में ही लिखेंगे। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना हो तो सारे सब्जेक्ट्स के ये जो फॉर्मेट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे, यानी कि इन्हीं वर्ड्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। इनकी जगह पे ये वर्ड्स ना लिख करके इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी जगह हम लिखेंगे। क्लियर है? तो अभी हम हिंदी में समझ लेते, फिर आपको हर वर्ड की इंग्लिश बता दूंगा, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी क्या होगी। तो यहाँ सब्जेक्ट आप लिख लिए, विषय। अब यहाँ पर है पाठ। पाठ का सेंस है पहला पाठ है, दूसरा पाठ है, तीसरा पाठ है, चौथा पाठ है, पांचवा पाठ है, 17वां पाठ है। कौन सा पाठ है उस पाठ की संख्या आप यहां पर लिखेंगे। देन कुल अवधि, यानी कि टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको यहां पर बताना है, यानी कि एक पीरियड कितने ड्यूरेशन का है। 50 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, 35 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का है। ये रेशियोज होते हैं एक एक पीरियड के, 30 मिनट्स है, 35 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, 45 मिनट्स है, 50 मिनट्स। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग ये पीरियड के टाइमिंग होते हैं। तो आपके विद्यालय में जो भी एक घंटी जितने देर की हो, एक पीरियड जितने भी ड्यूरेशन का, वो यहां पर आपको लिख देना है। से फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप हिंदी विषय यहां पर पढ़ाने जा रहे हैं। सेक्शन आपका और है, यानी कि सेक्शन ए है, और कक्षा आपका प्रथम है, पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कालांश आपका द्वितीय है, यानी कि दूसरे घंटे में आपको पढ़ाना होगा। पाठ आप पढ़ा रहे हैं 7वां, तो यहां पर पाठ 7 हो गया। और कुल अवधि मान लेते आपके विद्यालय में 1 घंटे 45 मिनट की होती है, तो यहां पर आप लिखिए 45 मिनट, ऐसा हमने मान लिया। फिर है प्रकरण। प्रकरण का हमारा सेंस है टॉपिक, यानी कि यूं कहें कि चैप्टर का नाम है, यहाँ पर 7वां पाठ का नाम क्या है वो नाम यहां पर आएगा। अगर 7वां पाठ महात्मा गांधी है तो यहां महात्मा गांधी लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई है तो रानी लक्ष्मीबाई लिखेंगे, या कोई कविता है तो उस कविता का नाम लिखेंगे, कोई कहानी है तो उस कहानी का नाम लिखेंगे, कोई निबंध है तो उस निबंध का नाम लिखेंगे, कोई संस्मरण है तो उसका नाम लिखेंगे, कोई यात्रा वृत्तांत है उसका नाम। मतलब पाठ का जो भी नाम आपकी किताब में दिया गया है उस पाठ का नाम ही प्रकरण है।
या फिर पाठ अगर लंबा है और बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो आप कल जिस पीरियड के लिए ये पाठ योजना बना रहे हैं कल की क्लास के लिए, उसमें आप कौन से टॉपिक को डील करेंगे उस टॉपिक का नाम यहां पर आप लिखेंगे। क्लियर है? देन है हमको पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियों की भी जरूरत पड़ती है। तो जो भी आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री की आपको जरूरत है आप यहां पर उसकी लिस्टिंग कर लें, तभी तो आप क्लास में जाने से पहले उन चीजों को अपने साथ अरेंज करके लेके जाएंगे, या पहले से ही अपने क्लास के मॉनिटर को बोलेंगे कि क्लासरूम में बच्चे इन चीजों को अरेंज करके रखना, इसकी हमें जरूरत है, पढ़ाने के लिए हमें इसकी मदद चाहिए। सामान्य तौर पर आप कोई भी एक साधारण पाठ पढ़ाने जाएंगे तो आपको अपने क्लासरूम में श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड की जरूरत तो पड़ेगी, या फिर जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं श्वेत पट, तो श्वेत पट या फिर श्याम पट यानी कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, या फिर कई जगह पर ग्रीन बोर्ड भी चलता है। तो जो भी है वो आप यहां पर लिखें। आजकल तो लाइट बोर्ड और पता नहीं कौन कौन से डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, तो जो भी आपको बोर्ड चाहिए पढ़ाने के लिए उस बोर्ड का आप नाम लिखिए। तो ज्यादातर स्कूलों में जनरली श्याम पट होता है यानी कि ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड हो गया। उसके साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए आपको चौक तो चाहिए ना, और व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, तो आप फिर चौक लिखिए। अगर आपने चौक से मार्कर से लिखा है और पूरा बोर्ड भर गया, फिर से कुछ लिखना है तो आपको मिटाना तो पड़ेगा, मिटाने के लिए आपको डस्टर की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप डस्टर लिखिए। अगर इस कला में किसी भी अन्य सहायक शिक्षण सामग्री की जरूरत है, किसी विषय में हो सकता है, किसी विषय में आपको ग्लोब की जरूरत पड़े, या मानचित्र की मैप की आपको जरूरत पड़े, या फिर अभी मैप में कौन सा मैप आपको, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया चाहिए या फिर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया चाहिए, या वर्ल्ड मैप चाहिए, या किसी कॉन्टिनेंट का मैप चाहिए, किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो भी चाहिए उसको आप मेंशन करें, या कोई और चार्ट चाहिए, या कोई मॉडल चाहिए स्टैटिक या वर्किंग चीज, किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री की आपको जरूरत है कि हाँ हम इस चीज की मदद से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, उन सब की लिस्ट आप यहां पर तैयार कर लीजिए। तभी इस लिस्ट के मुताबिक आप उन चीजों को अरेंज करके क्लासरूम में ले जाएंगे, या फिर आप अपने स्कूल मैनेजमेंट से अरेंज करवाएंगे, और मॉनिटर की मदद से आप क्लास में इन करने से पहले क्लासरूम में उन चीजों को अरेंज करवा के रखेंगे। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो उनकी मदद से आप बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाएंगे। ओके, फिर है कि ये जो पाठ और आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आखिर सिलेबस में पाठ्यक्रम में उस पाठ को शामिल क्यों किया गया, सिलेबस बनाने वाले, पाठ्यक्रम बनाने वाले क्या चाहते हैं, वो उसके माध्यम से विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, विद्यार्थियों के अंदर किस तरह का कौशल या हुनर विकसित करना चाहते हैं, वो बातें आप यहां पर उद्देश्य में लिखेंगे। तो किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए एक सामान्य उद्देश्य, एक जनरल पर्पस होता है, तो जो सामान्य उद्देश्य होता है आप उसकी आप चर्चा करें। अगर कोई एक समान उद्देश्य है तो आप एक यहां पर लिखें, अगर एक से अधिक है, अनेक है, तो आप यहां पर सीरियल ऑर्डर डालते चले। का एक उद्देश्य आप यहां पर लिखें, फिर ख एक उद्देश्य यहां लिखें, या फिर एबीसीडी में आप नंबरिंग करें, या फिर रोमन में आप नंबरिंग करें, आपको जैसे भी नंबरिंग करना है वैसे नंबरिंग करें, और जितने भी समान उद्देश्य आपके हिसाब से बनते हैं वो सारे के सारे आप यहां पर लिस्ट आउट कर लें। ओके, उसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य यानी कि ये जो आप पाठ या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक कुछ खास उद्देश्य भी होगा पढ़ाने का, वो खास उद्देश्य भी आप यहां पर डालें। अगर एक ही उद्देश्य है तो आप एक ही लिखें, अनेक हैं तो इसी तरीके से आप सीरियल ऑर्डर डालें, चाहे अ ब स ग्रुप में, क ख ग या घ ग्रुप में, या फिर रोमन में, या फिर नंबर्स में, जैसे भी ऑर्डरिंग करें, या फिर आप बुलेट्स का इस्तेमाल करें, उनके इस्तेमाल से आप सारे के सारे विशिष्ट उद्देश्य भी लिस्ट आउट करें। जैसे उदाहरण के लिए हम हिंदी के लिए यहां पर उदाहरण लिए, तो हिंदी में हम कोई भी पाठक पढ़ाते हैं तो सामान्य उद्देश्य तो ये हो गया कि जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो
सामान्य से उद्देश्य यही हो गया कि आप महात्मा गांधी के बारे में विद्यार्थियों को कुछ जानकारी देना चाहते हैं, उनके साथ साथ कुछ अन्य देशभक्तों के बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं, या हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम हुए उसके बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, कई सारे आंदोलन चलाए गए उन आंदोलनों के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं। तो ये सारे तो हो गए सामान्य उद्देश्य, पर विशिष्ट उद्देश्य क्या है? हिंदी के पाठ्य पुस्तक में चाहे हम कोई भी कविता, कोई कहानी या कोई संस्मरण या कोई नाटक, कोई एकांकी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, कुछ भी शामिल करें, सबके पीछे जो खास उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर, हम अपने विद्यार्थियों के अंदर रीडिंग स्किल बिल्डअप करें, यानी कि पढ़ने का कौशल उनके अंदर विकसित करें। हम उनको राइटिंग स्किल दें, यानी कि उनके अंदर लेखन का कौशल विकसित करें। हम उनको स्पीकिंग स्किल दें, यानी कि उनको बोलने का कौशल प्रदान करें। और अंडरस्टैंडिंग स्किल, यानी कि कहीं कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ के, या फिर कहीं कोई कुछ बोल रहा है उसको सुन करके बेहतरीन तरीके से समझने का स्किल, यानी कि पढ़ने का हुनर, लिखने का हुनर और बोलने का हुनर और समझने का हुनर, यानी कि रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल। ये 4 तरह के स्किल हम अपने विद्यार्थियों के अंदर भरना चाहते हैं, चाहे हम पाठ किसी भी रूप में पढ़ाएं। मुख्य मकसद तो यही होता है। तो वो सारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए आपके, और पाठ जिस चीज पर आधारित है उसमें जो कुछ बताया जा रहा है वो हमारे समान उद्देश्य हो गए। चलिए यहां तक। अब ये उन उद्देश्यों के लिखने का मकसद क्या, काहे के लिए, क्यों लिखें अपने पाठ योजना में? इसलिए लिखें कि हम शिक्षक हैं, हम टीचर हैं, जब तक हमें यह नहीं मालूम है कि हम ये जो पाठ या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, किस मकसद से पढ़ा रहे हैं, तब तक हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमारी टीचिंग हो ही नहीं सकती, हम उसको नहीं पूरा कर पाएंगे। इसीलिए पर हम उद्देश्यों को यहाँ पर लिखें, और जब भी हम टीचिंग देने जाएं तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, दिल और दिमाग में बैठाए हुए, तब हम अपने टीचिंग को प्रोवाइड करें, ताकि पढ़ाने का उद्देश्य पूरा हो। ओके, चलिए ये हो गया। अब जब हम कल क्लास में जाएंगे तो क्या सीधा पढ़ाना शुरू करेंगे? नहीं ना, हो सकता है जो पाठ या टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को पहले से ही बहुत सारी जानकारी हो या थोड़ी बहुत जानकारी हो। उनको जितनी जानकारी है उस पे दोबारा से वर्कआउट करने का हमारा कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यही जांच कर लेते हैं कि पहले से इस पाठ या टॉपिक के बारे में हमारे विद्यार्थियों को क्या कुछ पता है या नहीं पता है, और अगर पता है तो कितना कुछ पता है, ताकि उसी अनुसार हम अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाएं, हम अपनी टीचिंग कराएं। इसको हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि पहले से बच्चों को कितना ज्ञान है इस पाठ या टॉपिक के बारे में, उसका हम परीक्षण कर लें, उसकी हम जांच कर लें। अब बुखार तो है नहीं कि उसको थर्मोमीटर लगा करके जांच कर लें कितने डिग्री या कितने फारेनहाइट या कितने डिग्री सेल्सियस का बुखार है। उनके नॉलेज को चेक करने के लिए हमारे पास है कि हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब हमारे विद्यार्थी देंगे, और उनके जवाब से हमें अंदाजा लगेगा कि हमारे विद्यार्थी पहले से इस पाठ या टॉपिक के बारे में कितना कुछ जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, और हमें पढ़ाना कहां से शुरू करना चाहिए, 0 लेवल से शुरू करना चाहिए या कुछ प्लस लेवल में जाकर शुरू करना चाहिए, या वो भी बिल्कुल खत्म है, उनके पास कोई बेस नहीं है, पहले से कोई जड़ नहीं है, तो हम कुछ माइनस में, यानी कि 1-2 क्लास नीचे से भी और नीचे से शुरुआत करें पढ़ाना, ये ऐसे से पता चलेगा। तो चलिए अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा हमने अपने पाठ योजना में फॉर्मेट तैयार किया, टेबल बनाया यहां पर, और इस टेबल में यहां लिखा है क्रम संख्या, यानी कि हम कितने जो प्रश्न पूछेंगे
उसकी क्रम संख्या पर डाल देंगे, 1 2 3 4 5 जितने भी जा रहे हैं वो सारे। यहाँ पर जो हम उनसे प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों को यहाँ लिखेंगे। और ध्यान दीजिए, हमारे जब भी प्रश्न हो वो इजीएस्ट टू टफेस्ट की तरफ जाए, न कि टफेस्ट से इजीएस्ट की तरफ। यानी कि पहले बिल्कुल सरल से सरल आसान सवाल पूछे और धीरे धीरे उसका कठिनाई स्तर बढ़ाते चले जाए। तो यहाँ पे वो प्रश्न आएंगे। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होगी, विद्यार्थी कुछ न कुछ जवाब देंगे, सही जवाब दे, गलत जवाब दे, थोड़ा जवाब दे, ज्यादा जवाब दे, या बिल्कुल चुप हो जाए, कुछ भी जवाब न दे, तो उनकी कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। विद्यार्थियों की जो भी प्रतिक्रिया है, आप हर प्रश्न के सामने उस प्रश्न पर विद्यार्थियों की तरफ मिले प्रतिक्रिया को, रिस्पॉन्स को लिखना है। एक रफ आइडिया लगा, एक अंदाजा लगा करके, क्योंकि आप तो पहले से पाठ्यक्रम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो एक अंदाजा के विद्यार्थी शायद इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स दे सकते हैं, तो उनको आप यहाँ पर नोट डाउन करें। फिर जब आपके विद्यार्थी हर प्रश्न के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके प्रति आपका भी कोई प्रतिक्रिया, आपकी भी कोई प्रतिक्रिया होगी। विद्यार्थियों ने अगर बिल्कुल सही जवाब दिया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने प्रतिक्रिया में उनको शाबाश बोले, उनकी वाहवाही करें, उनकी आप तारीफ करें, कुछ तो आप तारीफ में बोले, कुछ तो शब्द बोले, अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ तो बोले। तो आप जो कुछ भी आपकी प्रतिक्रिया आप उसको यहाँ पर नोट करें। अगर विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया तब भी आपकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, कुछ तो आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं बच्चों, बैठो, आपको नहीं मालूम है, चलिए हम बताते हैं, या बहुत अच्छा, आपने कोशिश तो किया, बेशक आपका जवाब गलत है, आपने कोशिश तो किया, कोशिश के लिए आपके नाम पर जोरदार तालियां। तो इस तरह से आपकी कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया को आप यहाँ पर नोट करें। अगर विद्यार्थी बिल्कुल चुप है, कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तब भी तो आपकी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी कि कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। ऐसे जो भी प्रतिक्रिया होगी उन प्रतिक्रियाओं को आपने यहाँ पर नोट डाउन करना है, अंदाजा लगा करके, क्योंकि कल के क्लास में क्या होने वाला है, आज आप पाठ योजना बना रहे हैं, यानी क्लास में जाने से पूर्व आप इस योजना को बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक अंदाजा, क्योंकि आप तो हमेशा क्लास में जा रहे हैं, आपको अपने विद्यार्थियों के बारे में पहले से कुछ पता है, तो इस आधार पर आप यहाँ पर कुछ नोट करके अंदाजा करके जाए। ओके, चलिए, अब ये बात हो गया, जब बच्चे अटक गए, चुप हो गए या गलत जवाब दिए, तो उसके बाद अब सही समझाने की जिम्मेदारी आपकी है, सही ढंग से पढ़ाने के। तो अब आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रस्तुति। क्या बोलते हैं? प्रस्तुति। तो यहां वो प्रस्तुति है। अब प्रस्तुति में भी यहां पर इस तरह का आप एक टेबल बना करके लिख सकते हैं, यहां क्रम संख्या, यानी कि अगर आप जो भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो सेक्शंस में डिवाइडेड है, भागों में डिवाइडेड है, या फिर टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो अलग अलग से आप डील करेंगे। तो इसीलिए यहां पर भी क्रम संख्या है। क्रम संख्या 1 में आप एक टॉपिक डील करें, क्रम संख्या 2 में आप दूसरा टॉपिक डील करें या दूसरा भाग डील करें, जो भी है। यहाँ है व्याख्यान या शिक्षण, यानी कि अब आप जो लेक्चर देने वाले हैं बच्चों को समझाने के लिए, क्या लेक्चर देंगे, ना पूरा लेक्चर, तो कम से कम उसका एक सारांश, एक शॉर्टकट, एक हिंट आप यहाँ पर नोट करके ले जाएं, क्योंकि कल क्या पढ़ाना है आप उसकी योजना आज बना रहे हैं, तो हिंट आप नोट कर लेना कम से कम। अगर पूरा लेक्चर आप नहीं लिख सकते तो कम से कम उसके लिए एक हिंट, पॉइंट्स कम से कम नोट कर ले, कुछ भी करें। तो वो जो आपका व्याख्यान शिक्षण होगा वो इधर मेंशन होगा, आप इधर लिखेंगे। फिर उसको पढ़ाते हो ऐसा तो नहीं है कि आप टोटली खड़े होकर के केवल लेक्चर दिए जा रहे हो और आपके बच्चे सुनते चले जा रहे हैं, विद्यार्थी सुनते चले जा रहे हैं और सबको समझते चले जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे आते होंगे, कुछ बातें, मुख्य बातें ऐसी आते होंगे जिसको आप अपने ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर लिखते होंगे। तो आपका श्यामपट्ट कार्य क्या है वो अब आप यहां पर नोट करें हर टॉपिक के लिए। और जब आप समझा भी रहे हैं, आप लेक्चर भी, आप व्याख्यान भी दे रहे हैं और बोर्ड पर कुछ लिख भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपके बच्चे भी तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। आपके बच्चे मतलब आपके विद्यार्थी, आपके शिष्य और शिष्याएं, उनकी भी तो कुछ प्रतिक्रिया होगी। उनकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है
आप यहाँ पर इमेजिन करके, कल्पना करके कल की क्लास में क्या होने वाला है आप यहाँ नोट करें। हो सकता है कि आपके विद्यार्थी बड़े ध्यान से, शांत भाव से, चुपचाप आपकी बातों को सुन रहे हो, तो वो बातें आप यहाँ लिखे ना। तो विद्यार्थी शांत भाव से हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुन और समझ रहे हैं। हो सकता है कि आपने श्याम पट पर जो लिखा उसको बच्चे उतार रहे हो, अपने अभ्यास पुस्तिका में, अपने नोटबुक में नोट कर रहे हो। तो आप यहाँ लिखे ना कि विद्यार्थीगण अपने अभ्यास पुस्तिका में श्यामपट कार्य को उतार रहे हैं, लिख रहे हैं या लिखेंगे। भविष्य में आपके लिए योजना बनता, भविष्य में भी आप लिख सकते हैं, भविष्य काल में भी लिख सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी है। चलिए, अब आपकी पढ़ाई हो गई पूरी, आपने पढ़ा लिया। आप जो कुछ भी आपने उनको पढ़ाया, समझाया, सिखाया, उसमें से आपके शिष्य शिष्याओं को या फिर आपके विद्यार्थियों को कितना कुछ समझ में आया, ये जांचना होगा ना। उसी के लिए यहां पर हम समझ परख, यानी कि उनकी समझ को परखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि हमने जो इतना कुछ टाइम एनर्जी लॉस किया, खर्च किया अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने समझाने में, उसका कुछ सकारात्मक फायदा मिला या ना मिला, वो कुछ समझे ना समझे, ये कैसे पता चलेगा। एक बार फिर से वही कुछ हम प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थियों के जवाब से अंदाजा लगेगा कि वो कितना कुछ समझे या फिर नहीं समझे। एक बार फिर से यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे, हम कितने प्रश्नों से पूछने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जो भी, और यहाँ पर जो जो प्रश्न पूछने वाले हैं उन प्रश्नों को हम नोट डाउन करेंगे। उन प्रश्नों के प्रति हमारे विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया, वो क्या उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा उत्तर दे रहे हैं, ज्यादा उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर दे रहे हैं, गलत उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल चुप, वो जो भी उनकी प्रतिक्रिया है उसको आप यहाँ पर नोट करें। और फिर उनका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके विद्यार्थियों को जो भी प्रतिक्रिया आ रही है, उसके प्रति आपके भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी। या तो आप वाई वाई कर रहे होंगे, या फिर उनको आप शाबाशी दे रहे होंगे, या आप उनके नाम पर तालियां बजा रहे होंगे, या फिर हो सकता है डांट फटकार भी रहे होंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं है। प्यार से ही हंस के, हंसा के, खेल खिला करके पढ़ाना ही ज्यादा बेहतर होता है। तो आपके जो भी प्रतिक्रिया आप यहाँ पर नोट करेंगे, और अगर ज्यादा समस्या है तो आप क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, आइए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, या जहां वो अटक रहे हैं आइए हम आपको फिर से समझा देते हैं। यानी कि उसके बाद अब आपकी बारी होती है निष्कर्ष, चैप्टर को कंक्लूड करने की, उसका कंक्लूजन देने के। आप निष्कर्ष देंगे या फिर पुनरावृत्ति, यानी कि पाठ को फिर से आप रिवाइज करवाएंगे, ये चीज। तो अब आप निष्कर्ष के रूप में, पुनरावृत्ति के बाद में आप क्या कुछ कहने वाले हैं, उन सभी बातों को यहां पर आप नीचे एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें। ये काम भी आपका हो गया। अब आपका पीरियड ओवर होने वाला है, विद्यार्थियों को यूं ही तो आप घर जाने नहीं देंगे, कुछ तो गृह कार्य देंगे ना, होमवर्क। तो आप जो कुछ भी होमवर्क देंगे, गृह कार्य यहाँ लिख के, और नीचे फिर से सीरियल ऑर्डर डाल करके 1 2 3 या क ख ग बस जो भी आपको डालना है, सीरियल ऑर्डर डाल करके, और उसके सामने जो होमवर्क उनको देना चाहते हैं आप दीजिए। इसकी भी प्लानिंग आप पहले से कर जा रहे हैं, योजना आप पहले से करके जा रहे हैं पाठ योजना में। तो ये सारी बातें जब आप लिखेंगे तो आपकी पाठ योजना हो गई। अब आपके पाठ योजना में बात आती है टाइम मैनेजमेंट के। तो आपको कुल एक जो पीरियड मिला, कुल कितने टाइम ड्यूरेशन का था, यहां पर हमने एक उदाहरण के स्वरूप ले लिया कि 45 मिनट का आपका एक पीरियड है। तो 45 मिनट में आप किस काम में कितना समय लगाएंगे, उसको आप यहाँ पर पहले से अंदाजा लगाकर नोट डाउन करें। उदाहरण के लिए पूर्व ज्ञान परीक्षण में अगर 5 मिनट लगते हैं, तो आप यहाँ पहले से लिखिए 5 मिनट, यानी कि रफली 5 मिनट में क्लास में आपको ये काम कर लेना है। आपके जो टीचिंग होने वाली वो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो समझ लीजिए प्रस्तुति में आपको लगते हैं 30 मिनट, तो आप यहाँ पर समय लिख लीजिए 30 मिनट। और उसके बाद समझ परख करने में, यानी फीडबैक लेने में अगर आपको लगते हैं 5 मिनट, तो 5 मिनट आप यहां पर लिखिए। चैप्टर को कंक्लूड करने में या निष्कर्ष देने में, उसकी पुनरावृत्ति रिवीजन करवाने में, क्विक रिवीजन करवाने में अगर आपको लगते हैं 3 मिनट, तो आप यहां पर लिखिए 3 मिनट। और फाइनली होमवर्क देने में अगर आपको 2 मिनट का वक्त लगता है, तो यहां पर लिखिए 2 मिनट।
जरा जोड़ के देखिए, 2 मिनट और 3 मिनट, 5 मिनट और 5, 10 मिनट और 30, कितना हो गया? 40 मिनट और 5, 45 मिनट आपका पीरियड ओवर हो गया। तो इस तरह से आपको अपनी पाठ योजना तैयार करनी है। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि आप पाठ योजना तैयार कहां से करें। आप जिस किसी भी स्कूल के शिक्षक हैं, उस स्कूल के आप किताबें ले लीजिए, जिस विषय को आप पढ़ाते हैं उस स्कूल के उस विषय की किताब, जिस क्लास में पढ़ाने जाना उस क्लास की किताब आप ले लीजिए, और उसी किताब में से आप उस पाठ योजना तैयार करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन जब भी अब आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स के लिए आपको पाठ योजना बनाकर देनी है, ताकि ये जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल वाले मार्क्स आपको वो मिले मैक्सिमम से मैक्सिमम में, तब आप किसी भी स्कूल की किताब ले सकते हैं और उसमें से आप अपने मनपसंद किसी भी पाठ को चुनकर और किसी भी टॉपिक को चुन करके पाठ योजना बना करके आप दे सकते हैं। अगर आप प्रयास शक्ति एजुकेशन ट्रस्ट से एनटीटी या पीटीटी का कोर्स कर रहे हैं, तब आपको किसी भी स्कूल की आप किताब ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, और एनटीटी वाले नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1-2 की किताब लें, पीटीटी करने वाले 3rd या 4th क्लास की किताब लें, और उसमें से अपने मनपसंद किसी भी पाठ और किसी भी टॉपिक के ऊपर यह पाठ योजना आप लिख लें, जिसमें आप लिख सकते हैं। ध्यान रहे आपकी पाठ योजना बेहद खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखी हुई हो, विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनी ओवरराइटिंग, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में आकर्षक ढंग से लिखी हुई हो, और थोड़ी बढ़िया से सजाई हुई हो कि देखने में खूबसूरत और आकर्षक लगे। उसमें किसी तरह की कोई गंध मचाने की जरूरत नहीं है। अब है कि प्रयास शक्ति एजुकेशन ट्रस्ट से जब आप एनटीटी या पीटीटी का कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कितने पाठ योजनाएं किस किस विषय में बना कर देनी है, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में आपको 4, गणित में 4 पाठ योजनाएं, पर्यावरण अध्ययन में 4 पाठ योजनाएं, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में 4 पाठ योजनाएं, यानी कि कुल 4 चौके 16 पाठ योजनाएं आपको तैयार करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाठ योजना हम किस चीज पर तैयार करें, तो आप बाजार से प्लेन शीट ले सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल के लिए शीट्स आती है, लूज शीट्स आती हैं, एक तरफ लाइन नहीं बनी होती, रुलदार होती है, दूसरी तरफ बिल्कुल प्लेन होती है, और कुछ लूज शीट आती है दोनों तरफ रुलदार यानी कि लाइनें खींची हुई रहती हैं, आप उसको ले सकते हैं। उसके ऊपर आप अपनी पाठ योजना बनाएं। एक विषय के 4 पाठ योजनाओं को एक साथ रख करके सीरियल ऑर्डर में रख करके आप उनको पिन अप करें, उसके ऊपर आप पेज नंबरिंग चढ़ाएं, और जब आपके सभी विषय के यानी कि 4 विषय की पाठ योजना तैयार होगी, तो उन सभी को आप एक साथ इस तरह के एक स्टिक फाइल के अंदर रखें। ये स्टिक फाइल होती है, बाजार से आपको मिलेगी, वहां पर आप जो भी पाठ योजना तैयार किए हैं उनको आप एक इस स्टिक फाइल के अंदर रखें, और फिर ऊपर से स्टिक लगा करके दे दें। ऐसे स्टिक फाइल के अंदर। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि उसके कवर पेज पर हम क्या लिखें। कवर पेज यानी कि तो पाठ योजना में कहीं भी आपका नाम नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए आप कवर पेज यानी कि हर विषय के पाठ योजना के लिए एक एक आप कवर पेज, एक एक शीट लें, और उस शीट के ऊपर आप उस शीट को आप कवर पेज बनाएं, और सबसे ऊपर रख करके तब आप पिन अप करें। हर विषय के लिए, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, ईवीएस के लिए अलग, सभी के लिए एक कवर पेज आप बना लें। उस कवर पेज पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। आप कवर पेज पर अपना नाम लिखें, यानी कि नेम ऑफ ट्रेनी टीचर, आप अपना नाम लिखें। देन आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट,
आप सब्जेक्ट लिखिए, किस सब्जेक्ट में आप पाठ योजना तैयार किए हैं। फिर इसके अलावा अब आप डिटेल दें अपना एनरोलमेंट आईडी, जिसको कि एडमिशन नंबर बोलते हैं, वो आप दें, या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप रजिस्ट्रेशन आईडी इसके ऊपर लिखें, रजिस्ट्रेशन आईडी। इसके साथ एग्जाम रोल नंबर आपको मिला होगा, वो एग्जाम रोल नंबर लिखें। आप अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इसके ऊपर डालें। ये सारे डिटेल्स आप डाल करके दें कवर पेज के ऊपर। इससे पता चलेगा कि आपका है और उस पर लगने वाला मार्क्स आपके ही रोल नंबर के लिए ऐड होगा और वो फिर मार्क्स आपके ही नाम पर मिलेगा। आखिरी बात आज की इस क्लास के लिए वो ये है कि अगर आप ये इंग्लिश मीडियम में किसी भी सब्जेक्ट की पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर मैंने टॉपिक से नोट डाउन किए हैं इनको तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो किसके लिए आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर अब बता दे रहा हूं। तो कक्षा के लिए क्लास, कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लास, CLASS क्लास। वर्ग यानी कि सेक्शन, ACCTION। कालांश यानी कि पीरियड, PERIOD। विषय यानी कि सब्जेक्ट, SUBJECT। पाठ के लिए लेसन, LESSON। प्रकरण के लिए टॉपिक, TOPIC। कुल अवधि के लिए टोटल ड्यूरेशन, DURATION ड्यूरेशन। आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि रिक्वायर्ड, TLM शॉर्ट में टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उद्देश्य यानी कि पर्पस, समान उद्देश्य यानी कि जनरल पर्पस। पर्पस के स्पेलिंग PURPUSE, GENERA जनरल, PURPUSE पर्पस, है ना। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक पर्पस क्या है इसका, SPECIFIC स्पेसिफिक, PURPUSE पर्पस। पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी कि प्री नॉलेज चेक, प्री KNOWLEDGE नॉलेज चेक, CHEC के चेक। अवधि, ड्यूरेशन, DURATION मिनट, शॉर्ट में MIN डॉट या MINUT पूरा आप लिख सकते हैं। क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर। ऐसे प्रश्न, क्वेश्चन। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया यानी कि स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रोफी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स। प्रशिक्षु अध्यापक की प्रक्रिया यानी कि ट्रेनी, टीचर, एपोस्ट्रोफी एस, ट्रेनी टीचर्स, रेस्पॉन्स, RESPONSE रेस्पॉन्स। प्रस्तुति यानी कि रिप्रेजेंटेशन, REPREACENTATION रिप्रेजेंटेशन। अवधि अभी लिखा था ड्यूरेशन। क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर। व्याख्यान है शिक्षण यानी कि लेक्चर या टीचिंग। श्यामपट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स। यहां पर अपॉस्ट्रोफी लास्ट में एस के बाद तभी विद्यार्थियों की होगा। ओके, समझ परख यानी कि अंडरस्टैंडिंग चेक, अंडरस्टैंडिंग चेक या फिर फीडबैक। अवधि के लिए एक बार फिर से ड्यूरेशन,
क्रम संख्या, सीरियल नंबर, प्रश्न क्वेश्चन, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, प्रशिक्षु अध्यापक की प्रतिक्रिया, ट्रेनिंग टीचर्स रेस्पॉन्स, निष्कर्ष कंक्लूजन, पुनरावृत्ति रिवीजन, अवधि ड्यूरेशन गृह कार्य होमवर्क, या फिर कई लोग होम असाइनमेंट भी बोलते हैं, कई लोग होम टास्क भी बोलते हैं, जो आपको लिखना वो लिखिए। तो इस तरह से ये टॉपिक्स इंग्लिश में लिखेंगे और उसके सामने जो कुछ भी लिखेंगे आप इंग्लिश मीडियम में ही लिखेंगे इंग्लिश के लिए, या अगर आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है और सब्जेक्ट्स आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तब। ओके, अब आपको चलते चलते एक कहना चाहूंगा कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी किताब, जो भी आप किताब लेकर के पढ़ रहे हो, रिफर कर रहे हो, उसमें कुछ तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट दिया हो, या फिर आप गूगल बाबा से सर्च कर रहे हो, गूगल पे जाकर सर्च कर तो वहां पर कुछ डिफरेंट फॉर्मेट मिले, या किसी और यूट्यूब चैनल माध्यम में आपको कोई और फॉर्मेट मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने जो आपको एक फॉर्मेट दिया है पाठ्य योजना के लिए, लेसन प्लान के लिए, यह बेटर देन द बेस्ट है, बेटर देन द बेस्ट है। आप यकीन माने, मेरी भरोसा रखें और आप इस फॉर्मेट के ऊपर जाएं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके लिए बहुत बहुत अधिक उपयोगी है और यहां पर एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है। पाठ्य योजना को इंग्लिश में नहीं लिखा है, लेसन प्लान LESSON प्लान। अब मैं समझता हूं कि इस चीज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स और कंफ्यूजन आपके मन में होंगे वो सारे के सारे आज क्लियरफाई हो गए होंगे। और ये जो आज मैं आपको पढ़ाया लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना, इसके बारे में इतने सारी आपको जो जानकारियां मैंने दी, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। और आप अगर किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए पाठ्य योजना बनाकर जमा करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको श्योरली सर्टेनली मोर देन 90% मार्क्स जरूर 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 मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।